गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 25 अगस्त 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एंड दैट इज़ वाई आई कंसीडर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी एंड आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू द 6 पार्ट। सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। आफ्टर दैट वी मूव फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिस अ प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद हम मेन से रेलिवेंट जितनी भी न्यूज़ आई होती है उन सभी को पढ़ते हैं। फिर हम प्रीलियम से रिलेवेंट न्यूज़ को करते हुए मैपिंग के साथ में हमारी वीडियो के अंत तक पहुंचते हैं और वोकेबलरी ऑफ द डे के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यूपीएससी में जितने भी एस्पेक्ट जो है अलग अलग फील्ड से पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर, वो सब इस प्रकार से कवर हो जाते हैं डेली बेसिस पे। अब सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 में। वाई इन जीएस पेपर 2? क्योंकि जीएस पेपर 2 में हमें पढ़ना होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर पढ़ने होते हैं। अब आईआर में मैम ठीक बात है, तो इंडिया के रिगार्डिंग में जो जो रिश्ते हैं अलग अलग कंट्री से हम उन्हीं को पढ़ेंगे। वेरी गुड, हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं मैम, ठीक है। यूक्रेन के साथ में हमारे रिश्ते बने कब थे? यहाँ पर तो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन में उनके जो प्रेसिडेंट है उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं। वेरी गुड। तो हमारे जो रिलेशंस बने थे ना वो बने थे 1991 में। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1991 के बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया से है या तो स्टेट ऑफ हेड हम अगर देख पाते हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो गए हैं यूक्रेन के अंदर में। और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की वी आर फोकसिंग हियर, ठीक है। तो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ये मिले हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी वहाँ का जो गवर्नमेंट का हेड होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ऑल राइट। अब ये 1991 में यूक्रेन बना था। कब से बना था, कहाँ से बना था? ये बना था यूएसएसआर के विखंडन से। यानी यूएसएसआर जो था, जो कि सोवियत संघ की हम बात करें, यूनाइटेड सोवियत संघ, तो वो रशिया की फेडरेशन जब अलग हो जाती है 1991 में, आफ्टर ये सब जब अलग होना चाहते हैं उसके बाद में ये बनते हैं। और रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। रशिया अभी भी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और वो पहले भी यूनाइटेड रह के सबसे लार्जेस्ट ही रहना चाहता था। सडनली हम देखते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ चीज़ होती है, ये लोग अलग हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, कोल्ड वॉर चलने लगता है। कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो यूएसए को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंस देना शुरू कर देती और उनमें से एक कंट्री अब यूक्रेन भी आ गई। अब यूक्रेन हम देखते हैं 2019 में चाहता था कि कैसे यूएसए की वो नाटो का एक मेंबर बन जाए। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक ऐसी ट्रीटी जिस ट्रीटी में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जितनी भी कंट्री ऐसे मेंबर होंगी, अगर किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री ने हमला किया तो वो सब की सब एक साथ आकर उस कंट्री के ऊपर हमला करेंगी या फिर डिफेंड करेंगी। ऑल राइट मैम, ये भी समझ में आ गया। तो फिर हम इस नाटो को पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यही वो कारण था जिस कारण से रशिया और यूक्रेन में आज से 2.5 साल पहले जो युद्ध है वो हमें देखने को मिल रहा है और लगातार वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का रोल ये है, क्योंकि रशिया देखो नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का एज अ मेंबर बने, क्योंकि फिर यूएसए बिल्कुल उनकी बॉर्डर के पास में आकर बैठ जाता, नाटो की फोर्सेस भी वहां तक आ जाती। तो उन्होंने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया। जब ये हमला बोला तो इसको बहुत ही बड़ी मात्रा में ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर कंडेम किया गया, इसकी निंदा की गई। लेकिन इंडिया ने, ऑल्दो इंडिया ने भी इसको गलत बताया, लेकिन इंडिया ने बढ़ चढ़कर यूक्रेन की साइड नहीं ली और दिखाया कि हम तो न्यूट्रल हैं, दोनों तरफ है और शांति चाहते हैं। अब यही दोबारा से एम्फेसिस किया गया है। हालांकि इसके बाद भी हम देखते हैं कि कैसे इंडिया जो था वो क्या कर रहा था, रशिया से, हालांकि जो यूरोपियन कंट्री थी और यूएस था, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और ये सैंक्शंस क्या होते हैं? इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं कि जब उनकी इकोनॉमी ठप पड़ेगी, जब उनसे कोई खरीदेगा नहीं किसी सामान को, तो उनको मजबूरी में आकर अपनी गलती माननी पड़ेगी और ये युद्ध जो है रोकना पड़ेगा। लेकिन रशिया ने इन सेक्शंस के बाद में भी
अब यूएस डॉलर में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं हो सकता था। उन्होंने डिस्काउंट में अपना तेल वगैरह जो है वो देना शुरू कर दिया, और इंडिया ने इंडियन रूपी और रूबल के अंदर, इंडियन रूपी हमारी करेंसी है, रूबल रशिया की करेंसी है, उसमें तेल खरीदा। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के ऊपर सवाल भी उठाए गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने इसके जवाब बिल्कुल दिए सीधे साधे कि हम अपने और अपने जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारे जवाब भी आए थे। तो कहीं ना कहीं जो इजराइल वाला एरिया भी हुआ, इजराइल में भी हम देख पाते हैं, तो सबको लग रहा था कि इंडिया क्या है, एक तो इजराइल की तरफ है और यहाँ पर रशिया की तरफ है। लेकिन इंडिया ने हमेशा अपना जो स्टैंड है वो फॉर्म रखा, वो बताया कि नहीं, हम तो न्यूट्रल थे। आज इंडिया का बोलना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम दोनों साइड पे नहीं है, या फिर हम किसी भी साइड पे नहीं है, हम पीस की साइड पे, शांति की तरफ में है। ये बात उन्होंने कहा जब वो मिलते हैं यूक्रेन में जाने के बाद, और यूक्रेन में और उन्होंने क्या क्या किया है वो हम आगे आने वाले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिल गया होगा, ये सारी चीज़ें बेशक आर्टिकल में नहीं दी गई थी, लेकिन अब आप लोग जो अदर आर्टिकल्स हैं उनको आराम से समझ पाएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हुए जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सवाल का आंसर देना है अबाउट TNP-B प्रोटीन, और आपको पता ही है सवाल मैं वही बनाती हूँ जो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी होती हूँ, क्योंकि हमने कल ही इसके बारे में पढ़ा था, तो इसी वजह से आज मुझे इसका आंसर चाहिए। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दिखाई दे रही हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है यानी कि गलत है, वो आंसर आपको बताना है। यहाँ पर हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज RNA गाइडेड न्यूक्लियस विच सर्व्स एज अ इवोल्यूशनरी प्रीकर्सर टू Cas12 न्यूक्लियसिस। It is smaller than Cas9 and Cas12a, making it better suited for plant cell. एंड स्टेटमेंट 3 इज टॉकिंग दैट इट इज इफेक्टिव ओनली ऑन डायोकोट प्लांट्स। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। हम बात कर रहे हैं Cas9 यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की, जिसका क्या काम होता है, जिसका काम होता है यहाँ पर जीन एडिटिंग का, DNA एडिटिंग का। तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में ये समझाया था, और जल्दी से मुझे अब इसका आंसर भी चाहिए। आप लोग या तो आंसर को कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर अपने आसपास रखी कोई भी नोटबुक या डायरी में भी लिख सकते हैं, सो दैट आपको बाद में पता चले कि आपने जो आंसर सोचा था वो ठीक है या नहीं है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 की RNA गाइडेड है। RNA हमें पता है क्या होता है, रिबोन्यूक्लियस एसिड, और DNA होता है डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड। तो ठीक है, हम ये बात कर रहे थे DNA एंड RNA की। अब RNA पे जब हम आते हैं तो हमें समझ में आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, RNA भी पाया जाता है, DNA भी पाया जाता है। कैसे पता चलता है, हमें पता है हमारा एक सेल होता है, उस सेल के अंदर हमारी एक न्यूक्लियस देखने को मिलती है, उस न्यूक्लियस में हम हमारे DNA को देख पाते हैं। DNA जो होता है वो बिल्कुल भी बाहर आना पसंद नहीं करता है। DNA में जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती है। DNA RNA से बोलता है कि तुम बाहर जाओ और रिबोसोम्स जो है उनको बोलो कि ये प्रोटीन बॉडी के लिए बना, ये सेल है। तो रिबोसोम्स कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई देंगे हमें, गोल्गी बॉडीज एंड रिबोसोम्स। अब ये क्या करेंगे, इनको भेजेगा RNA को। तो RNA जब सेल से बाहर निकलेगा तो वो क्या बन गया, मैसेंजर RNA बन गया, कि मैसेज लेके जा रहा है। प्लांट्स के सेल जो होते हैं वो मोस्टली RNA बेस्ड ही होते हैं, तो RNA बेस्ड जो प्लांट सेल्स होते हैं वो हम देख पाएंगे, और यहाँ पर समझेंगे कि उनकी एडिटिंग कैसे होती है। ये खैर अब ना बताते हुए मैं बता देती हूँ कि हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि ये भी सच है कि ये Cas9 एंड Cas12a दोनों से छोटा है, और इसी वजह से ये न्यूज़ में आया हुआ था। नाउ स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ये केवल और केवल डाइकोट जो प्लांट्स है उन्हीं पे काम करेगा, नहीं, ये मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उन पे भी काम करता है। मोनोकोट डाइकोट में क्या फर्क है, डाइकोट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा फ्लावरिंग वाला जो प्लांट्स होता है जिसकी जो सीड्स होती हैं वो डबल वहां पर पाई जा सकती हैं, तो 2 से ज़्यादा मिल सकती हैं। और मोनोकोट का मतलब होता है जिसमें जो सीड्स होती हैं वो क्या होंगी, एक ही मिलेगी। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मैंगो। मैंगो क्या होगा, एक मोनोकोट होगा, क्योंकि इसमें आप जो सीड देखते हैं, सीड की जगह पे मैं क्या बोल रही हूँ, जो गुठली होती है आम के अंदर वो एक ही पाई जाती है, तो इसी वजह से। एंड अदर एग्जाम्पल आप दूसरे, जैसे कि यहाँ पर हम क्यूकम्बर को भी ले सकते हैं, ऑल्दो वो फ्रूट वेजिटेबल की तरह कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट। तो ये
तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए ओनली वन, एक ही स्टेटमेंट ठीक नहीं थी। एनीवे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर इस हैंडल से जाकर आप उसको सर्च कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो स्टैटिक के पोर्शन होते हैं आपके, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पर ये हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं, इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल की तरह। देखिए एज एग्जाम्पल की तरह यू कैन सी इट, इस तरीके से दिखाई देंगे। और ये अगर आपको चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ यूपीएससी मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ही आर्टिकल से शुरुआत करते हैं जो कि बात कर रहा है सेबी ने कैसे बैन कर दिया है अनिल अंबानी को, और यहाँ पर इनके ऊपर 25 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया है। केवल इन पे नहीं, और भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको सेबी के द्वारा बैन किया गया है। कौन कौन वो इंडिविजुअल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ये टोटल जो फाइन लगाया गया है वो लगभग 624 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। क्या इट इज रेलिवेंट फॉर अस? नॉट सो मच। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज दिखाई फंड के अंदर में, कुछ गलत स्कीम्स चलाई, और इसी वजह से 5 साल के लिए इनको बैन भी कर दिया गया है। नाउ सेबी के अंदर इतनी पावर है कैसे, और सेबी खुद में है क्या, ये हमें समझना होगा। और क्यों समझना होगा? क्योंकि हमें पढ़ना होता है जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी, और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर शेयर मार्केट भी जो है वो क्या है, एक हमारा कैपिटल तरीके से मार्केट है। और इस मार्केट को हमें समझना होता है कि ये क्या और कैसे काम करता है, और इसी के ऊपर जो रेगुलेटर है वो सेबी है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। सेबी को देखते हैं तो समझ में आता है कि ये प्रिंसिपल रेगुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि ये विनियमन या जो अधिनियम बनाए जाते हैं उसकी तरह काम करेगा, कि मैं काबू करके रखूंगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। और मार्केट ऑफ वॉचडॉग की तरह यह काम करता है। तो इसको द गार्डियन ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट भी बोला जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इसी तरीके से ये भी क्या है, गार्डियन ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट, या फिर जुडिशरी आप उसको भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन से देखें तो सबसे पहले 1988 के तहत में इसको एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह से यहाँ पर लेकर आया गया था, यानी कि इसको एस्टैब्लिश किया, लेकिन बुक ऑफ स्टैट्यूट जो होती है पार्लियामेंट के अंदर उसमें नहीं रखा गया। सो इट इज हेंस नोन एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत पर यहाँ पर बना दी गई, और इसको रखा गया सेबी एक्ट ऑफ 1992 के नाम से। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेबी जो है वो काम करती है। इसके हेडक्वार्टर हम मुंबई में देखेंगे, लेकिन अलग अलग ब्रांच और है, रीजनल ऑफिस, जैसे कि कोलकाता में, अहमदाबाद में, चेन्नई में एंड मुंबई में। तो 4 इसके यहाँ पर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इसमें होते हैं वो 9 होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक चेयरपर्सन को देखेंगे कि जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होगा, जो कि हमें पता है कि महाबदी जो पूरी है वो अभी फिलहाल है। दूसरा यहाँ पर आरबीआई का एक मेंबर होता है आरबीआई की तरफ से, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर होते हैं, और 5 गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर भी जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। की फोकस एरिया क्या होता है? इश्यूज वगैरह पे ध्यान रखती है, जैसे कि कैपिटल राइजिंग को कौन कौन यहाँ पर दे रहा है पैसे, इन्वेस्टर किसने इन्वेस्ट किया है, उनकी सेफ्टी रहनी चाहिए, उनके साथ में कोई गड़बड़ी ना खेल जाए, मैनिपुलेशन ना कर जाए, इस चीज़ पे पूरा पूरा फोकस किया जाता है। इंटरमीडिएरीज, ताकि एक कॉम्पिटेटिव मार्केट एनवायरनमेंट बन सके। इंटरमीडिएरीज कौन हो सकते हैं? जो कि यहाँ पर हेल्प करे, जैसे कि ब्रोकर हाउस जो कि शेयर्स को इधर से उधर खरीदने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब इंटरमीडिएरीज के अंदर आते हैं। पावर एंड फंक्शन की बात करें तो मार्केट को रेगुलेट करना इसका सबसे बड़ा पावर यहाँ पर है, कि ये रूल्स बनाता है, कंपाइलेंस वगैरह हो रही है नहीं हो रही है इस बात का ध्यान रखता है। मार्केट को डेवलप करना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी आती है, कि उसको हम क्या करें, आप घर पे बैठ के ही आपको सिक्योरिटीज करने के लिए मुंबई ना जाना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे घर पे बैठ के अपने फ़ोन में ऐप वगैरह रखिए, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग इजिली कर सकते हो। नाउ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेट करना, उनको कॉम्बैट करना, कॉम्पनशिएट करना, जब उनके पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी फ्रॉड की वजह से, स्कैम की वजह से खराब हो जाते हैं। तो रेगुलेटरी एक्शन करना, इंक्वायरीज करना, पिनलाइज करना, जैसे कि पिनलाइज यहाँ पर हमने देखा अभी भी उन्होंने किया है।
और ऑपरेशनल कुछ पावर हैं जिसमें स्कीम्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, ओवरसी फंड वगैरह को भी ये देखता है। अब क्या क्या इन्होंने इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले इन्होंने एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को बनाया गया है, जिसमें जो प्रमोटर होते हैं वो इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। अब ये जो फंड होता है ना, इसमें वो भी पैसा आता है जो बैंक्स के अंदर मनी है, लेकिन आफ्टर द डेथ किसी ने भी उस पैसे को यहाँ पर नहीं बोला है कि ये हमारा पैसा है। जब वो पैसा 3 से 5 साल तक लगातार यहाँ पर बैंक में ही रहता है तो वो पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के अंदर आ जाता है, और उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। इसके अलावा इन्होंने एक स्कोर्स पोर्टल भी बनाया है जो कि है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। ये एक वेब सिस्टम है जहाँ पर ट्रैकिंग की जा सकती है अगर आपने कोई कंप्लेंट वगैरह यहाँ पर डाली हो तो। फिर इन्होंने बनाया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। यहाँ पर इसमें इनिशिएटिव्स वही होते हैं, कैंपेन वगैरह, काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह। तो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट इनिशिएटिव विच आर टेकन बाय द सेबी और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैलेंजेस भी इसके सामने कुछ हैं, जैसे कि रेगुलेशन से रिलेटेड चैलेंज होते हैं क्योंकि इनको मार्केट को बिल्कुल बैलेंस करके चलना होता है। इन्फोर्समेंट से रिलेटेड भी हो सकता है कि इनकी जो बोर्ड पावर है वो बर्डन कर सकती है इकोनॉमी को, और ये कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी हमें अदर दिखाई देते हैं। ना कुछ रिकमेंडेशन भी हैं जो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथन रेगुलेशन। यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्कैंडल्स वगैरह जो भी हुए हैं, जैसे कि जर्मनी में बेफिन हुआ था या इंडिया में ही हम देखेंगे कि बहुत कई सारे स्कैम हुए हैं, हर्षद मेहता स्कैम वाज वन ऑफ देम। तो उनसे हमें सीखना चाहिए और हमारी जो रेगुलेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। नाउ स्टाफ को इंक्रीज कर देना चाहिए क्योंकि टॉप टैलेंट जो है, जैसे कि यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एफसीए में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उनको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं ताकि काम और अच्छे से और बेहतर तरीके से हो सके। फ्रॉड्स वगैरह जो है उनके लिए प्रूडेंशियल फोकस होना चाहिए, इसमें इंटेलिजेंस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है, ज़्यादा ओवरसाइट की जा सकती है, ज़्यादा ध्यान रखा जा सकता है, ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल फिर से हमारे लिए इकोनॉमी रिलेटेड ही है, तो मुझे लगा कि इकोनॉमी से 2 ही आर्टिकल थे, क्यों ना एक ही साथ आप लोगों को पढ़ा दो। तो हम पढ़ेंगे इसको जीएस पेपर 3 में, और ये भी मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट्स को लेकर ही। देखिए क्या हुआ है, हम देखते हैं कि यूएस के जो फेड के चीफ है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक होता है उसको फेडरल बैंक ऑफ यूएस से बोला जाता है ना। उनके जो चीफ है उन्होंने यहाँ पर जेरोम पॉवेल ने एक स्टेटमेंट दी है। वो कह रहे हैं कि कैसे यूएसए के अंदर शायद जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होंगे, अब से कम होने शुरू हो जाएंगे। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ दी है, ये स्टेटमेंट हम देखते हैं कि एक एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो यूएसए में देखने को मिलता है, लगातार हर साल ये होता है, और वो होती है इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम इन जैक्सन हॉल। अब ये जो है इसमें ये थीम्स वगैरह रखते हैं, इस थीम पे बात करते हैं। इनके जो थीम्स हैं उनको इवेल्युएट करने के बाद में समझ में आता है कि यहाँ से जो कुछ कंट्री है वो क्या कर सकती हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आगे अब आने में क्या होगा। फॉर एग्जांपल 2008 में भी ऐसी ही कुछ जो थीम थी वो रखी गई थी कि कैसे हमें हाउसिंग को बढ़ाना है। उस चक्कर में बहुत सारे लोन्स वगैरह दिए गए, उन लोगों को लोन्स दिए गए जिसमें उनको वापस करने की क्षमताएं नहीं थी। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा होते गए, लगातार बढ़ते गए, और फिर हमें सब प्राइम क्राइसिस देखने को मिला। अब बात करें तो अब क्या निकल कर आ रहा है, अब कह रहे हैं कि देखिए यूएसए में वो कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट का जो लेवल है उसको लो करेंगे। इंटरेस्ट का लेवल लो करेंगे तो मतलब कि जो लोन होते हैं वो सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते हो जाएंगे तो इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो इससे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो अदर कंट्रीज है उन पे क्यों प्रभाव पड़ेगा। ऑथर उदित मिश्रा कहते हैं कि अब जब सिक्योरिटी मार्केट खुलेगी संडे और सैटरडे एंड संडे को, क्योंकि ये बंद रहता है, और आज क्योंकि मार्केट बंद है, तो कल जब ये खुलेगी तो एक अपराइज हमें दिखाई दे सकता है अलग अलग मार्केट्स के अंदर में। और ये अपराइज क्यों होगा, क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट के लोन कम किए जाएंगे। जब यूएस में इंटरेस्ट के लोन कम होंगे तो वहाँ के कुछ लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पे तो हमें सस्ता लोन मिल रहा है, हम एक काम करते हैं 2% पे 3% पे यहाँ से लोन लेते हैं,
और जब इंडिया में हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें 8% पे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 7 से 8% वापस मिल रहा है। तो हम 5 से 6% बीच में कमा सकते हैं मनी। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, बीच में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करेंगे यहाँ पर। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाएंगी इंडिया के अंदर में, तो उससे क्या होगा, मार्केट में हमारे यहाँ पे भी पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो राइज करेंगी। ऐसा ही हमें कुछ यूएसए में भी दिखाई देगा। अब यूएसए में इसके लिए जिसको लोन लेना है घर बनाने के लिए वो इजीली लोन लेगा, जिसको कार चाहिए, फैक्ट्री लगानी है, वो भी लोन लेंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऊपर उठाने में ये क्या होगा, मदद करेगा। और अब ये कह रहे हैं कि देखिए लगातार जब हम पास्ट में जाते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि 2019 से लेकर 2023 तक यहाँ पर कंटिन्यूअसली, खासकर 2019 से 20 में जो पेंडेमिक एरा चल रहा था, तो इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा था, महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी तो महंगाई को कर्ब करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वो क्या करता है कि जो रेपो रेट होते हैं उनको बढ़ा देता है। रेपो रेट का मतलब होता है कि अब जब बैंक को आरबीआई से पैसा लेना होगा तो वो कितने पे देगा। वो हम देखते हैं कि प्री कोविड वो 4% था और कोविड के बाद में उन्होंने बढ़ाकर 6.5% तक कर दिया था, यानी कि 6.5% लोन होगा। अब जब बैंक इनसे आरबीआई से इतना ले रहे हैं तो उनको भी कुछ बेनिफिट चाहिए, तो वो भी अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको 7 से 8% पे कर देंगे। अब इतना इंटरेस्ट रेट भरना होगा तो कई लोग जिनको लोन चाहिए भी थे वो लोन लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ये सारे रीजन होते हैं कि महंगाई इससे कर्ब होती जाएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने लगेंगी, जब यहाँ पर ज़्यादा लोग पैसा खर्च कम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, महंगाई कम होगी। राइट। तो इन्फ्लेशन को दबाने के लिए ऐसे ये एक टूल है, ऐसे और भी कुछ किए जाते हैं, बहुत सारे टूल का इस्तेमाल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत में। और ऐसा ही कुछ यूएसए में भी किया जा रहा था। हम देखते हैं कि फेडरल बैंक जो है उसके ऊपर दो यहाँ पर मेन काम होते हैं। पहला काम होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, जो कि 2% की रेंज में इनको रखना पड़ता है। दूसरा काम होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी मिनिमम करना, यानी कि यहाँ पर जो बेरोजगारी होती है उसको भी खत्म करना। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आरबीआई के पास में नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फ्लेशन आता है जो कि 4% के ऊपर यहाँ पर रखा गया है। 6% से ऊपर जाते ही वो ज़्यादा हो जाता है, तो 4% की रेंज में हमें उसको रखना चाहिए, 2 से 6 के बीच में, और 4 इज़ द बेस्ट वे। तो ये हम देख पाते हैं। फिर जब यहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर होता है तो बेशक इंडिया में उसका इतना प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन यूएसए ने यूक्रेन को बहुत सपोर्ट किया और इस वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ने लगा यूएसए में। अब वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही हैं और अब इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल हो रही है, तो अब क्या है, अब यहाँ पर जो रेट्स हैं वो कम होंगे। यही हमें समझना था कि कैसे जो यूएस में कोई चीज़ की जाती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ता है। तो आपको आई होप ये आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यूक्रेन डीप इंक्लूजन इन रशिया, व्हाट हैपन्स नाउ। अगेन ये जो है ये बेशक इंडिया के लिए हमें इतना इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन आईआर में हम देखेंगे कि कंट्री में यहाँ पर क्या हो रहा है। सो एज अ, अगर युद्ध के ऊपर कोई सवाल आता है तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, तो समझते हैं। देखिए रशिया यूक्रेन क्या कर रहा है ना, ये जो कुर्स्क का रीजन आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये रशिया के अंदर है। इस रीजन में यूक्रेन ने अपने सोल्जर्स को भेजा, मिलिट्री को भेजा और इस पे कब्जा कर लिया है। इसके पीछे का क्या कारण है, यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे अभी तक यूक्रेन की तरफ से या उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। और हम देखते हैं कि कुछ जो एनालिस्ट है उनका मानना है यहाँ पर कि ये कर रहे हैं ताकि इनको एक बार्गेनिंग चिप मिल जाए, क्योंकि रशिया ने भी बहुत सारा रीजन जो है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो जब ये नेगोशिएशन करेंगे कि हाँ हम युद्ध को ख़त्म कर रहे हैं, तो उनके पास में ये होना चाहिए कि ठीक है हम आपके एरिया को छोड़ देंगे, आप हमारे एरिया को छोड़ दीजिए। दूसरा कारण हो सकता है कि ये बैटल फील्ड की टैक्टिक्स भी हो, कि कैसे रशिया का जो यहाँ पर मिलिट्री है वो एक्चुअली में यहाँ का जो एरिया है दोनस्तक रीजन, उस रीजन में यूक्रेन में गई हुई है। और यूक्रेन चाहता है कि वो अब अपने जो पूरे के पूरा रीजन उस पर कब्जा ना कर पाए, सो दैट ये कुर्स्क में चले जाते हैं, यहाँ से जो मिलिट्री होगी वो वापस इस रीजन में आ जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट हो सकता है कि ऐसा सोचा गया हो। और यही कुछ कारण थे जो हमें समझ में आ रहे थे इससे रिलेटेड, यही 2-3 कारण थे। अब ये पूछा जा रहा है कि ये सही से किया गया है या नहीं किया गया। देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया के इंडियन एक्सप्रेस के ही यहाँ पर एक
हम एक्सपर्ट को देख पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। वो कहते हैं कि अगर यूएसए के अंदर में अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर वो वापस पावर में आ जाते हैं, तो उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि वो यहाँ पर यूक्रेन से जो भी मिलिट्री असिस्टेंस है, सपोर्ट है, उसको वापस ले लेंगे। अब वो वापस ले लेंगे तो फिर यूक्रेन नहीं लड़ पाएगा रशिया के साथ में, और वहां पर उनको क्या करनी पड़ेंगी, नेगोशिएशन ही करनी पड़ेंगी। तो उसी चीज को करने के लिए ये सारी प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन रशिया और यूक्रेन के ऊपर ही है। यूक्रेन में मोस्टली है क्योंकि रेल फोर्स वन है क्या, अब ये वैसे मेंस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन हम सिर्फ एक न्यूज़ के तरीके से बिल्कुल आराम से इसको पढ़ेंगे। क्या है देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो यूक्रेन के अंदर में एयरप्लेन से ना जाकर यहाँ पर पोलैंड से एक ट्रेन लेते हैं और ट्रेन के सहारे यूक्रेन में जाते हैं। अब ये ट्रेन कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं थी, 10 घंटे की जर्नी थी, जो कि ऐसे मतलब एक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अगर कोई कहीं पे जा रहा है तो उनके लिए अप्रोप्रिएट तो नहीं लग रही है, लेकिन उनको ऐसा करना क्यों पड़ा? इसके पीछे का रीजन हमें दिखाई देता है कि इसके पीछे का कारण है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर एयरप्लेन्स वगैरह जो हैं वो अभी बंद कर दिए गए हैं आफ्टर वॉर। जब से वॉर हो रहा है तो तब से आप वहां पर फ्लाई नहीं कर सकते हो, और इसी वजह से जो पोलैंड से यहाँ पर कीव के लिए एक रेलवे है उसको चलाया गया। अब इस रेल को रेल फोर्स वन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनसे पहले भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर से पहले भी जो बाइडन यहाँ पर इसमें जर्नी कर चुके हैं यूक्रेन जाने के लिए, और भी जैसे कि बोरिस जॉनसन जो कि एक प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, वो भी ऐसा कर चुके हैं, यूएस के प्रेसिडेंट। तो इसी वजह से इसका जो नेम है वो रेल फोर्स वन के नाम से पड़ गया है। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, द रोड टू 247 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर 2047 की हम बात कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमें 2047 तक यहाँ पर ऐसे डेवलप कंट्री बनना है, लेकिन डेवलप कंट्री बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ऐसे ही तो डेवलपमेंट नहीं आ जाता है। और जब हमें हर सेक्टर में डेवलपमेंट करना ही है, विकसित होना ही है, तो हम क्या करें, हमें एग्रीकल्चर के ऊपर भी पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा। हम एग्रीकल्चर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, इंडिया जो है अभी 2027 में हम देखेंगे कि कैसे अपना जो 100 ईयर्स होंगे, 100 सेंचुरी होगी इंडिपेंडेंस की, वो मनाएगा। लेकिन उसके 20 साल बाद हम सोच रहे हैं कि हमें पूरा का पूरा एक विकसित देश के रूप में यहाँ पर उभर कर सामने आना है। इसके लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स भी बनाई हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमारी ग्रोथ 7% से ज़्यादा हो रही है, लेकिन इकोनॉमी में जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ तो 3% से ज़्यादा हो ही नहीं रही है, और इसको हमें 7 से 8% के ऊपर लाना पड़ेगा एनुअली, तब जाकर हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे आएंगे, बेहतर आएंगे। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चैलेंजेस है। इन सब से लड़ने के लिए कई सारी स्कीम्स भी बनाई गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें 78 लाख हेक्टेयर जो है उसको यहाँ पर कवर किया गया है, और स्कीम के लिए 93,068 करोड़ रुपए जो है वो 2021 से 2026 के लिए दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक और स्कीम जो कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के नाम से है, और ये लॉन्च की गई थी 2016 में। इसमें क्या किया गया है, जितनी भी मंडीज वगैरह है उनको कोशिश की जा रही है कि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लेकर आया जा सके, डिजिटलाइज्ड किया जा सके। और इसमें हम देखते हैं 2023 तक 1361 ऐसी मंडियां हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन आ भी चुकी हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो काम कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन स्टिल हमें एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। इम्बैलेंस क्या दिखाई दे रहा है? इम्बैलेंस ये है कि कैसे, वैसे तो एग्रीकल्चर में हमारी पॉपुलेशन की 46% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन जब हम हमारे जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में देख पाते हैं कि केवल और केवल जीडीपी का 18% ही जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर से निकल कर आ रहा है। एंड इट्स अ ह्यूज डिसबैलेंस। कोई चीज़, एक बहुत बड़ा सा पत्थर आप रख दीजिए और यहाँ पर 18% छोटा है, तो ये कुछ इस तरीके से शीशा पर दिखाई देगा। तो इम्बैलेंस है, दोनों चीज़ें परफेक्टली इक्वल लाइन पे नहीं है।
और अब ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में यहाँ पर 150 करोड़ हो जाएगी। 2040 तक ये 160 करोड़ हो जाएगी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से जो कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है। और जब ये एग्रीकल्चर को छोड़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि 2030 तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो हमारी शेयर होगा जीडीपी के अंदर वो एग्रीकल्चर का 7 से 8% तक भी आ सकता है। और इसमें फिर भी 30% जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो एम्प्लॉयड होगी। तो एक तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसी रेट से हम चलते रहे तो ये हमारे सामने आंकड़े रहेंगे। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? वैसे तो जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर ही रही है, लगातार कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को, पीएम किसान, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। और इसमें 6,000 रुपये एनुअली यहाँ पर किसान को दिए जाते हैं। इसमें लगभग 11.8 करोड़ फार्मर्स हैं जिनको मच नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा हम देख पाते हैं सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम को, जिसका काम ये है कि सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स यूज का इस्तेमाल हो सके, सो दैट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़े, उत्पादन ज़्यादा बढ़े, और जो खाद वगैरह एक्स्ट्रा एक्सेस यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, उनका एक्सेस यूज़ कम हो सके, तो खर्चा भी जिससे कम हो। इसमें भी 23 करोड़ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं जिसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं द एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। अब ये क्या है, 1 लाख करोड़ फाइनेंशियल फैसिलिटी इसमें दी गई है, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, यानी कि अब कृषि हो तो गई है, उसको काट भी लिया गया है, अब उसको मैनेज कैसे किया जा सके, उसको स्टोर कैसे किया जा सके, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो पेमेंट है ये लगते हैं। इसमें ऑलरेडी हम देखते हैं कि 38,326 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सैंक्शंस हो चुके हैं, और लगभग 30 करोड़ रुपए जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में लग चुके हैं। इसमें इनकी वजह से 5.8 लाख जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, जो कि फार्मर्स इनकम को 20 से 25% तक बढ़ा देता है प्राइस में। इसके अलावा हम देखते हैं सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जो कि है स्वामिता स्कीम। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें जो कुछ स्टेट्स हैं, अभी तक ये ऑल नेशनल लेवल पर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर विलेज का सर्वे किया गया है और यहाँ पर प्रॉपर्टी के कार्ड बांटे गए हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये प्रॉपर्टी का कार्ड आपको मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि लगभग 1.6 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं, जिसमें लैंड सिक्योरिटी मिल रही है फार्मर्स को। लेकिन अब हमें और काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हो रहा है, स्टिल जो हमारे आउटकम्स हैं वो उतने बेहतरीन नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी पड़ेगी एग्रीकल्चर के लिए 2047 तक, और उसमें सेवरल की एरियाज पर हमें ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर खाने की या जो एग्रीकल्चर होगा उससे रिलेटेड उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो वो कितनी बढ़ेगी ये पहले ही सोचना पड़ेगा। तो हमें एंटिसिपेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, पास्ट ग्रोथ हमारी कितनी हुई है, आने वाले चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, आने वाले अवसर क्या निकल सकते हैं एग्रीकल्चर से, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यहाँ पर निकाल कर लानी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्शंस ने इंडिकेट किया है कि एग्रीकल्चर की जो डिमांड होने वाली है फूड ग्रेन की 2047 से 48 में, वो 402 मिलियन टन से लेकर 437 मिलियन टन तक की हो सकती है, जिसमें हमें सीधी सी बात यह है कि 10 से 13% जो बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो होगा वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब ये इतनी डिमांड तो बढ़ेगी, तो इसको सस्टेनेबली कैसे हम लोग यहाँ पर मीट कर पाएंगे, कैसे इसको कंप्लीट कर पाएंगे, इसके ऊपर हमेशा सोचना पड़ेगा और रोड मैप तैयार करना पड़ेगा इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। इसी वजह से, क्योंकि ये होने वाला है, तो इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर आज से ही हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पॉलिसीज बनानी शुरू कर देनी चाहिए, काम करना शुरू कर देना चाहिए।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करा कैसे इंडिया एंड यूएस ने की डिफेंस सप्लाई पैक्ट जो है उसको साइन कर लिया है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो यूएस में गए हुए हैं और वो मीटिंग करते हैं यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लयोड ऑस्टिन के साथ में वाशिंगटन के अंदर। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर सोसा नाम से SOSA नाम से एक पैक्ट को साइन कर लिया है। अभी ये और भी चीज़ों पर बात करेंगे, फिलहाल हम देखेंगे कि सोसा एक्ट एक्चुअली में है क्या या अग्रीमेंट है क्या। सोसा के एस से मतलब होता है यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अग्रीमेंट। तो ये क्या है, एस से बनता है सिक्योरिटी, ओ से बनता है ऑफ, एस से बनता है सप्लाई एंड ए से बनता है अग्रीमेंट, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब डिफेंस के मिनिस्टर अगर गए हुए हैं तो वो क्या बात करेंगे, डिफेंस की सिक्योरिटी की बातें करेंगे। तो उन्होंने साइन किया है कि अगर इंडिया को किसी चीज़ की ज़रूरत है इन डिफेंस सेक्टर और किसी दूसरी कंट्री को भी उसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि सोसा के अग्रीमेंट में नहीं है। टोटल अभी तक 27 कंट्री है और 27वीं कंट्री कौन सी बनी है, हम देखेंगे इंडिया अभी इसका पार्टनर बनी है। तो हम देख देख पाते हैं कि अगर इनमें से कोई कंट्री नहीं है तो अब क्या होगा, इंडिया को आप पहले वो चीज़ें देंगे, सप्लाई करेंगे। तो ये सोसा अग्रीमेंट बहुत पहले से है लेकिन इंडिया इसमें अभी इंडल्ज हुआ है। ये एक नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी है, अभी ये बाइंडिंग भी और लीगल भी हो जाएगा। इसके लिए इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर साइनिंग चाहिए और लग रहा है कि जल्दी ये जो साइनिंग है वो भी हो जाएगी और फिर ये लीगली बाइंडिंग भी हम इसको देख पाएंगे। और यही आई थिंक इसमें यही था कि इसके अलावा इन्होंने एक और अग्रीमेंट को साइन किया था जो कि था कि हम लोग अपने डिफेंस का जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। क्योंकि यूएस जो है, जब इंडिया में हम कोई डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट हमें दिखाई देती है जिसमें हम चीज़ों को भेज पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कीव को 4 भीमशम कप्स जो है इमरजेंसी मेडिकेयर के लिए वो दे दिया। भीमशम क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये जो गिफ्ट दिए गए हैं ये डिप्लोमेसी के लिए एंड आईआर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। नाउ अब ये भीसम्स क्या है, इनको देख लेते हैं। देखिए भीसम्स एक ऐसे क्यूब्स हैं जिसकी हम देख पाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर। अब क्यूब्स क्यों उनको बोला जा रहा है, क्योंकि ये पोर्टेबल, आप इनको बंद कर लीजिए और इमरजेंसी में कहीं पर भी दूसरी जगह पर लेकर चले जाइए। इसका मतलब होता है भारत हेल्थ सहयोग हिता एंड मैत्री यूनिक एफर्ट्स है जो कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए ही किया गया है कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है, नेबर कंट्री है, जो अभी विकासशील हो रही हैं, विकसित नहीं हुई हैं, उन सभी को जब भी मदद चाहिएगी तो हम इसको देंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे, अब इसको इतना छोटा चीज़ मत मानिएगा क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इतना स्पेस है कि इसमें 10 से 15 सर्जरीज भी रोज हो सकती हैं और बहुत सारे इसके अंदर मेडिसिन्स हैं जो कि फर्स्ट केयर होता है प्राइमरी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगा। और इसका थैंक भी किया है जेलेंस्की ने जो कि प्रेसिडेंट है यहाँ पर यूक्रेन के। उन्होंने ट्विटर पर, या एक्स जो है अब एक्स के नाम पे जाना जाता है ट्विटर, तो उसके ऊपर थैंक्स भी बोला है कि ये हमारे जो वॉर जोन है वहाँ पर काम आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे इसरो ने चंद्रयान 4 जो है उसका डिज़ाइन फाइनल कर दिया है जो कि मून तक 2027 तक पहुंचेगा। तो अभी हम देखते हैं कि स्पेस डे मनाया जा रहा था परसों और उस दिन पे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है वो जाती है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ से मिलती है नेशनल स्पेस डे के इवेंट के ऊपर और यहाँ पर ये घोषणा करते हैं कि इन्होंने चंद्रयान 4 जो है उसका डिज़ाइन फाइनल कर दिया है। इसके अंदर ये बोलते हैं कि 6 मॉड्यूल्स को हम रखेंगे और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, चंद्रयान 3 से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसमें 2 ऐसे मॉड्यूल होंगे जो कि लैंड करेंगे मून के ऊपर। अभी तक चंद्रयान 3 ने हमें बहुत अच्छी जो सक्सेस है वो दिखाई थी और अब तक हमारे 3 मिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए एक बार उनको भी आराम से देखते हैं। जैसे कि चंद्रयान 1 एंड 2 में देखें तो चंद्रयान 1 जो था वो इंडिया का पहला मिशन था मून पे। इंडिया का फर्स्ट डीप स्पेस मिशन था जो कि 3 डायमेंशनल एटलस को यहाँ पर हमारे लिए एम्स करता था बनाने के लिए। चंद्रयान 2 जो कि सॉफ्ट लैंडिंग चाहता था और नहीं हो पाई थी सॉफ्ट लैंडिंग, एज अ जो विक्रम लैंडर है वो उससे हमारा फिर कॉन्टेक्ट टूट गया था। तो ये उस चीज़ के लिए बनाया गया था जिसका काम फिर चंद्रयान 3 ने किया यहाँ पर पूरा। इसमें ये ऑर्बिट करना था इसको अराउंड द मून, इसमें भी इसको ऑर्बिट करना था और साथ में एक रोवर को यहाँ पर लैंडर को भी लैंड करवाना था।
नाउ इसमें चंद्रयान 1 में हमारे लगभग 380 करोड़ रुपए का खर्च आया था, चंद्रयान 2 में 960 करोड़ रुपए का खर्च हम देख पाते हैं। चंद्रयान 1 को यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्च किया गया था PSLV-C2 के द्वारा, जो कि 2008 में हुआ था। चंद्रयान 2 हुआ था 2019 में, और 312 दिन लगभग इसको लगे थे पहुंचने के लिए वहां पर का जो ऑपरेशन करना था, ऑर्बिट करना था उसमें। और इसके अप्रोक्सीमेटली 365 डेज के लिए हमने किया था। इसको भेजा गया था GSLV Mk3 के द्वारा। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 जो था वो सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है और इंडिया को 4th कंट्री बना देता है जिसने यहाँ पर सॉफ्ट लैंड किया रोवर को सरफेस और द मून के ऊपर, जो कि रशिया, US, चाइना पहले ही कर चुके थे। और इंडिया पहली कंट्री बन जाता है जिसने साउथ पोल के ऊपर, मून के ऊपर जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो करवाई थी। तो चंद्रयान 3 के साथ में हम ये देख पाते हैं, इसमें लैंडिंग कैपेबिलिटीज जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की, वो हमें देखने को मिली थी। और ये वहाँ पर 1 लूनर डे के लिए ही रहने वाला था, जिसमें लगभग 14 डेज जो थे वो इंडिया के यहाँ पर अर्थ के माने जा सकते हैं। लगभग 14 दिन तक ही वहाँ पर रहा। और LVM-3 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल फिर से मेंस के रिलेटेड है, और इसका देखिए, मैं आप लोगों को जानबूझकर ये आर्टिकल लेकर आई हूँ। पहले मैंने आप लोगों को लेटरल एंट्री सिस्टम है क्या वो समझा दिया था, लेकिन अब ये क्या है, अब ये उसी के पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये क्यों नहीं आना चाहिए, और गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ भी कर लिया। एक एक्ट लेकर आए थे। लेटरल एंट्री सिस्टम यहाँ पर करवाया कहाँ पर जा रहा था, सेक्रेटेरिएट के अंदर। सेक्रेटेरिएट क्या होती है, सेक्रेटरी कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं, ये सब हमने अलग अलग मिनिस्ट्री और गवर्नेंस में अच्छे से पढ़ लिया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि लेटरल एंट्री यानी कि बिना आप अगर IAS ऑफिसर नहीं भी है तो भी आपको क्या मिल सकती है, एंट्री मिल सकती है यहाँ पर, एज अ वर्क करने का मौका मिल सकता है सेक्रेटरी की तरह। और इसको वापस करवा दिया गया, क्यों? क्योंकि बोला गया कि ये तो सिंगल पोस्ट करके यहाँ पर रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। बिग उसमें तो विड्रॉ भी कर दिया। हमने देखा कि शायद वो विड्रॉ जो किया गया था वो बहुत हास्टी था, लेकिन अब इसके अपोजिट में यहाँ पर व्यूज़ है। और आपको हमेशा दोनों पहलू देख के चलने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और फिर आप एक बैलेंस जो है वो हमें निकालना चाहिए कि क्या होना चाहिए। नाउ यहाँ पर हम सुरेंद्र कुलकर्णी का ये आर्टिकल पढ़ते हैं, जो कि कहते हैं डेथ ऑफ ए रिफॉर्म, यानी कि एक रिफॉर्म किया जा रहा था, एक सुधार किया जा रहा था और उसकी मृत्यु पहले ही हो गई या उसको करवा दी गई। ना अब इनके बारे में, सुरेंद्र कुलकर्णी के बारे में जाने तो ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उस पे हम देखते हैं कि उनके मददगार थे, उनको सपोर्ट करते थे काइंड ऑफ, अगर जैसे कि एक एडवाइज़र की तरह हम देखते हैं तो ADA उनके थे। और अब हम देखते हैं कि इन्होंने बोला कि कैसे कंफ्यूज बीजेपी जो थी, और मेजोरिटी क्योंकि पार्लियामेंट में उनके पास नहीं थी, और प्राइम मिनिस्टर अब थोड़े से वीकेंड लग रहे हैं, कमज़ोर लग रहे हैं, क्योंकि वो करेज ऑफ कन्वेंशन नहीं दिखा पाए कि उन्होंने जो बोला और वो जो करना चाहते हैं वो उसके ऊपर स्थिर नहीं रहे, उन्होंने दिखाया नहीं। और इस वजह से जो अपोजिशन है कांग्रेस के लेड द्वारा, कांग्रेस के द्वारा अपोजिशन, उसने भी इस बिल को वापस कर दिया। देखिए, इंडिया की अभी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि रिफॉर्म्स की तो आवश्यकता है ही, सुधार की तो आवश्यकता है ही, और बहुत मच नीडेड रिफॉर्म की यहाँ पर आवश्यकता है। ये कहते हैं कि देखिए, ये जो रिफॉर्म लाया गया था ना लेटरल एंट्री स्कीम का, ये 3 कारणों की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या 3 रीजन से, चलिए समझते हैं। ये कहते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक IAS ऑफिसर जो होते हैं वो ही मोस्टली क्या करते हैं, एज अ सेक्रेटरी के तौर पर जाकर काम करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, और ये सब करने के लिए एक IAS ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत ही जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट से क्या मतलब है कि उनको काइंड ऑफ जर्नल नॉलेज है। अब आपने पॉलिटी भी पढ़ लिया, इकोनॉमी भी पढ़ लिया, आपको जर्नल जो चीज़ें हैं वो सब पता है, सोसाइटी के बारे में या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, लेकिन आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई एक इंसान है जिसने PhD की हुई है, फिर उसने 20-30 सालों तक वही किसी यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर पढ़ाया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो इतने स्पेशलिस्ट हो चुके हैं एक
वन काइंड ऑफ जो सिचुएशन हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर में ही स्पेशलिस्ट है, आईसीएआर के अंदर वो काम कर रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, अब वो ज़्यादा स्पेशलिस्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए एज कम्पेयर टू एक आईएएस ऑफिसर जो अभी काफ़ी जनरल अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ों पे रखते हैं। तो लेटरल एंट्री का मीनिंग यही होता कि अब वो जो स्पेशलिस्ट थे उनको एंट्री मिल जाती यहाँ पर टू वर्क एंड टू सर्व द नेशन। लेकिन ये चीज़ रोक दी गई। इसके ऊपर रीज़न भी बताया गया तो रिजर्वेशन का। यहाँ पर ये कहते हैं कि कैसे रिजर्वेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि जो एलीट वर्ग है, एससी एसटी या ओबीसी से निकल कर आने वाला वो वर्ग भी वहाँ तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर तो बात मेरिट की होनी चाहिए ना, क्योंकि मेरिटिशियस जो पर्सन सामने आएगा एज ए सेक्रेटरी की तरह बनेगा, वो कुछ परसेंट पीपल की हेल्प करने की बजाय जो लार्जर पॉपुलेशन है, वनरेबल ग्रुप है, उन सभी की मदद कर पाएगा, उन सभी की हेल्प कर पाएगा। सो दैट इज़ वाई ये एक रीजन हो जाना चाहिए था कि इनको यहाँ पर एंट्री मिलनी चाहिए थी। तीसरा ये कहते हैं कि अलग अलग कंट्री का एग्जाम्पल भी तो ले लो ना। आज तक जितनी भी डेवलप कंट्री हमें दिखाई दे रही है, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, ईयू, जापान, इन सभी में लेटरल एंट्री जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सम्मिलित की गई है, जा चुकी है। और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर वहाँ पर हम ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो देख पाते हैं। इंडिया में उतना नहीं हो पा रहा, तो क्यों हमें इन तीनों कारणों की वजह से ये जो लेटरल एंट्री है ये करनी चाहिए थी, ये यहाँ पर बताते हैं। और आई होप मैंने बहुत ही आसान करके आपको ये बताया है। बहुत सारा जो आर्टिकल था वो क्रिटिक्स के ऊपर बेस्ड था कि कांग्रेस ने कैसे गलत किया, कि वो क्या बोल रहे हैं। जब यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं, अपोजिशन किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, तो वो भूल जाते हैं कि ऐसी ही प्रैक्टिस तो इंदिरा गांधी और उनके जो फोर फादर थे जवाहरलाल नेहरू, उन सभी ने लाया था, उन सभी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ किया था। लेकिन वो आज इसके बिल्कुल विपरीत है। तो हम उन पॉलिटिकल मुद्दों से थोड़ा दूर हटके जो मीनिंगफुल बातें थी, 3 स्टेटमेंट या 3 ऐसी डिबेट का हम पार्ट देख सकते हैं कि जिनको लेटरल रिफॉर्म की अगर यूपीएससी के मेंस में सवाल आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये 3 होंगी यहाँ पर उसके सपोर्ट में, और ऑब्वियसली 3-4 जो स्टेटमेंट्स होंगी वो आप उसके अपोजिशन में, अगेंस्ट में भी लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पर एक बैलेंस कंक्लूजन देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है सरोजिनी नायडू के बारे में, जिन्होंने बर्लिन में ह्यूमिलिएशन होने से बचाया। कैसे उन्होंने अपनी साड़ी जो थी उसको फाड़कर इंडियन फ्लैग बना दिया था। सो खैर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर जीएस पेपर 1 के अंदर मेंस में पर्सनैलिटीज से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पर्सनैलिटीज से सवाल क्योंकि आते हैं तो इसी वजह से हम सरोजिनी नायडू के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सरोजिनी नायडू की बात करें तो हमें समझ में आता है कि इनका जन्म जो है वो होता है 1989 के अंदर, और ये बहुत ही एक शिक्षित महिला के रूप में जानी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, ये हैदराबाद में जन्म लेती हैं फरवरी 13 को, और फरवरी 13 को इन्हीं की वजह से नेशनल वुमेंस डे के नाम से भी मनाया जाता है इंडिया के अंदर। ये अपनी जो डिग्री थी वो परसू करती हैं किंग कॉलेज से, जो कि लंदन में था, और उसके बाद कैलिफोर्निया के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर ये जाती हैं ग्रिटन कॉलेज में, अपनी आगे की जो फर्दर इनकी हाईयर स्टडीज़ थी उनको ये परसू करती हैं। इसके बाद ये एक इन्फ्लुएंसर स्पीकर की तरह सामने आती है, इंडियन इंडिपेंडेंस वुमेन राइट के लिए काम करती हैं, एजुकेशन के लिए काम करती हैं, और 1904 में ये इंडिया की पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। इन्होंने आईएनएस यानी कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसको भी एड्रेस किया। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को 1906 में 2 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने एड्रेस किया, यानी कि वहाँ पर जाकर इन्होंने भाषण दिए। इनको केसरे हिंद का खिताब दिया गया, और ये खिताब किसने दिया? ये खिताब दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि 1911 में इन्होंने फ्लड रिलीफ के लिए काफ़ी सारे काम किए। हालांकि इन्होंने इसको वापस कर दिया 1919 में, जो इनको खिताब दिया गया था। रीज़न क्योंकि जलियांवाला बाग जो ट्रेजिडी की गई थी, मसक्कार किया गया था, उसके बाद में इन्होंने इसको वापस कर दिया था। फिर ये महात्मा गांधी के साथ जुड़ जाती हैं 1914 के अंदर, और 1914 के बाद में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाती है नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट जो था उसके अंदर। फिर ये 1917 तक हम देखते हैं कि कैसे वुमेन राइट एक्टिविज्म का भी यहाँ पर जो स्थापना है या फाउंड करती है, और वुमेन इंडियन एसोसिएशन विद मुर्थु लक्ष्मी रेड्डी के साथ में बनाती है। लंदन में भी इन्होंने यही एसोसिएशन बनाई, और वहाँ पर जो काम किया था वो किया था एनी बेसेंट के द्वारा।
तो एनी बेसेंट इज़ ऑल्सो ए पॉपुलर नेम इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि गांधी जी के साथ मिलती हैं और बाद में इंडिया में आकर इंडिया के लिए ही काम करती हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी उसको ईस्ट अफ्रीकन इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी जाकर क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था 1924 के अंदर। ये फर्स्ट इंडियन वुमन, पहली इंडियन या भारतीय जो महिला थी वो यहाँ पर नियुक्त की गई थी। प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था आईएनसी का, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो ये पहली बार क्या बनती है, प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाई जाती है 1931 के अंदर। और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है 1931 में, उसमें भी पार्टिसिपेट करती है लंदन के अंदर ही जाकर। अब हम देखते हैं कि 1947 तक इनको यूनाइटेड प्रोविंस की पहली फीमेल गवर्नर यहाँ से अपॉइंट किया जाता है इंडिया में। और इसके बाद में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी ये काम करती है और पीसफुल पार्टीशन जो प्रोसेस है उसमें अपना भूमिका निभाती है। 1949 में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे 1949 तक अपनी मृत्यु से पहले तक भी ये लगातार जो काम है वो करती रहती हैं फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, अपने देश के लिए। इनको बहुत सारी लिटरेरी अचीवमेंट्स मिली हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बुक लिखी है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब ये इनकी पोएटिक किताब है जिसमें इन्होंने बिगनिंग की है जर्नी की। और जब ये एज 12 की थी, 12 साल की ही थी। इन्होंने और भी बुक्स लिखी है जैसे कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द बर्ड ऑफ टाइम 1915 में, द ब्रोकन विंग 1919 में, और हम देखेंगे द फीदर ऑफ डॉन इन 1961 के अंदर में, जो कि एडिट की गई थी बाय हर डॉटर आफ्टर शी डाइड। चलिए नेक्स्ट हम अब प्रीलिम से रेलिवेंट सारी न्यूज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर यूपीएससी के बारे में हमें समझ में आ रहा है पूजा खेड़कर का क्या रोल था, और दिल्ली हाई कोर्ट में यूपीएससी ने उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें रखी। तो हम समझेंगे, ये केस हम पूरा समझ चुके हैं, लेकिन आज हम यूपीएससी के बारे में ही यहाँ पर पढ़ेंगे कि यूपीएससी एक्चुअली में है क्या। देखिए यूपीएससी की जब हम बात करते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि यूपीएससी जो है वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मिलती हमें कहाँ पर है, तो हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 25 भागों में बटा हुआ है, उसके पार्ट नंबर 14 में आर्टिकल यहाँ पर 315 से लेकर 323 तक हम यूपीएससी के बारे में देख पाते हैं। यूपीएससी के फंक्शंस की भी इसमें अच्छे तरीके से बताई गई है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेरिट के बेसिस पे एग्जामिनेशन करवाना सिविल सर्विसेज के लिए, और जिसमें यहाँ पर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोस्ट जो है सेंट्रल यूनियन में उनको भरा जाता है। ये दो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ऑल राइट मैम, अब इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो यूपीएससी एज ए इंस्टीट्यूशन 1 अक्टूबर 1926 में पहली बार एस्टैब्लिश किया जाता है और पब्लिक सर्वे कमीशन के नाम से ये जाना जाता था। उसके बाद इसका नेम चेंज होता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, और इसको फेडरल पब्लिक सर्विस का नाम दे दिया जाता है। और फिर 1947 में हम देखते हैं कि एट द एंड इसका फिर से नाम चेंज होता है और ये बन जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। इसके बारे में और बताऊं तो देखिए इसके जो फंक्शंस होते हैं तो हम देख पाते हैं कि सबसे पहले फंक्शन हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 320 के अंदर, जिसमें फंक्शंस की यहाँ पर बातें की गई हैं। सबसे पहले इनको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने होते हैं, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है इंटरव्यू के द्वारा। इसके अलावा इनको प्रमोशन डिप्यूशन ये सब देना होता है। जो भी सिविल सर्वेंट आ जाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड केस करना है तो इंक्वायरी बिठानी है तो वो भी यूपीएससी के ही हाथ में होता है। आर्टिकल 323 के अंदर इनको हर साल एनुअली क्या करनी पड़ती है, प्रेसिडेंट के सामने एक रिपोर्ट यहाँ पर ले करनी पड़ती है। तो ये भी हम देखते हैं कि कैसे यूपीएससी के अंदर में ही होता है कि वो पूरी रिपोर्ट पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है केरला 24/7 कोर्ट के बारे में। कह रहे हैं कि इट्स अ बिग जुडिशियल रिफॉर्म, इट विल ट्रांसपोर्ट द मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब वैसे तो ये इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 2 में भी हो सकता है मेंस में, लेकिन हम देखेंगे इसको प्रीलिम्स के नज़रिए से। देखिए क्या हुआ है, अभी हम देख पाएंगे कि कैसे केरला का जो कोर्ट है उसमें 24/7 के लिए कोर्ट को खोल दिया गया है, 24 आवर्स इन ऑल 7 डेज। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये डिजिटल ओपन नेटवर्क की वजह से किया जा रहा है और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने केसेस वगैरह जो होंगे उनको ऑनलाइन
फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन ही उनको ट्रैवल इतना नहीं करना पड़ेगा, जज के सामने भी ऑनलाइन वो अपनी जो गवाही वगैरह होती है वो दे सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो भी पूरी की पूरा स्टेटस चल रहा है केस का वो भी वो ऑनलाइन ही देख पाएंगे। सो ये क्या करेगा, जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन होता है इतना ज़्यादा उसको कम करने में मदद करेगा, एंड इट्स अ गुड वे टू रिफॉर्म आवर जुडिशियल सिस्टम। तो ये हम देख पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पर कि कैसे केरला के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उन्हीं की वाइफ अब दोबारा चीफ सेक्रेटरी बनने वाली है। इज इट रॉन्ग और राइट, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही एलिजिबल हैं और दोनों में ही पूरी कैपेसिटी होगी, इसी वजह से वो बन रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन होती क्या है। देखिए, चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक्चुअली में यहाँ पर स्टेट के अंदर सबसे बिगेस्ट, अगर मैं आपको बात करूँ मोस्ट कैडर की जो पोस्ट होती है वो सबसे बिगेस्ट पोस्ट यहाँ पर दी जाती है। अब ये अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो आपने लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट देखा होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें भी 23वीं रैंक के ऊपर आता है, नंबर पे आता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ए बिग पोस्ट, अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ा ये हो जाता है। इनका क्या क्या काम होता है चलिए वो समझते हैं। हम देख पाते हैं कि ये जो इनके जो फंक्शन होते हैं, एक तो ये चीफ एक एडवाइज़र होते हैं सीएम के, तो चीफ एडवाइज़र की तरह ये काम करते हैं स्टेट कैबिनेट के अंदर में, कि सारी की सारी एडवाइस करेंगे। इसके अलावा ये जो हेड होते हैं, जो भी स्टेट में सिविल सर्विस होती है उसके भी हेड होते हैं, तो स्टेट की सिविल सर्विस के हेड की तरफ ये काम करते हैं। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि ये ऑफिशियल मशीनरी के हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो एडवाइज़र होते हैं वो भी यही होते हैं, तो ये उनको भी एडवाइस करते हैं किसी भी मैटर पे अगर इनसे पूछा जा रहा है तो। ये जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट होता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, उसमें भी ये एज अ हेड की तरह से डिपार्टमेंट को यहाँ पर चलाते हैं सेक्रेटरी की तरह से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ये होते हैं, पॉलिटिकल हेड यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, अपॉइंटमेंट जो होता है वो किया जाता है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूशन एक ऑर्डर होता है जो कौन देते हैं यहाँ पर, गवर्नर देते हैं। तो अपॉइंटमेंट हम गवर्नर का ही यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि उन्हीं को क्या करना पड़ रहा है, ऑर्डर देना पड़ रहा है। नाउ अगर यूनियन टेरिटरी में बात करें तो वहाँ पर चीफ सेक्रेटरीज जो है वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट हम दिल्ली, जम्मू एंड पुडुचेरी को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें एक काउंसिल भी दिखाई देती है, तो इसी वजह से जम्मू और जो पुडुचेरी है उसमें हम यहाँ पर क्या देख पाएंगे, चीफ सेक्रेटरी को देख पाते हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि बात कर रहा है गोमती रिवर के बारे में। अब गोमती रिवर देखिए, कल हमने ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ लिया था, तो आज हम इस पे दोबारा बात नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारी रिवर्स भी आपको पढ़ाई थी, कौन कौन सी ऐसी रिवर्स जो बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। वी न्यू दैट 54 जो है टोटल नंबर ऑफ रिवर्स जो इंडिया और बांग्लादेश में शेयर होती है, उसी में से एक इम्पोर्टेंट रिवर है गोमती रिवर, जो कि यहाँ पर त्रिपुरा से निकलती है और उसके बाद में बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अब ये जो रिवर है त्रिपुरा में आप देख पाएंगे इंडिया की स्टेट, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कैसे बीच में हमें बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। तो ये जो रिवर है इसी के ऊपर यहाँ पर डैम बना हुआ था, जिसको धूम्बर डैम भी बोला जाता है, और उसी की वजह से एलिगेशन लगाई गई थी कि कैसे धूम्बर लेक जो है और धूम्बर डैम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से हमें क्या दिखाई दिया है, ढाका के जो ये ईस्टर्न साइड ऑफ बांग्लादेश है वहाँ पर फ्लडिंग दिखाई दी है। लेकिन ऐसे एलिगेशन गलत थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये बात बोली गई कि नहीं, ये सब बरसात की वजह से हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस रिवर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हुमायूं म्यूजियम के बारे में, मुगल हिस्ट्री में इसकी क्या इंपॉर्टेंट है चलिए समझते हैं। अभी क्या हुआ है कि दिल्ली के अंदर हुमायूं म्यूजियम को एस्टेब्लिशमेंट किया गया है कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और हम समझेंगे कि हुमायूं का रेन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में भी वापस जाते हैं। देखिए, रेन की अगर हम बात करें कि कब से कब तक ये रहे थे, तो पहले ये एक बार बनते हैं 1530 से लेकर 1540 तक एज अ किंग और एम्परर, और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक ही। अब ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हम देख पाते हैं इनके फादर जो बाबर थे वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और आकर एज अ मुगल जो एम्परर है, एम्पायर है, उसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद में ये आते हैं, ये मुगल एम्पायर के एज अ एम्परर बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। लेकिन बीच में 1540 में इनकी लड़ाई हो जाती है शेर शाह सूरी के साथ में, और फिर ये उनसे हार जाते हैं। जब ये उनसे हारते
हैं तो इंडिया में या दिल्ली में अगर हम बात करें, क्योंकि इनसे पहले दिल्ली सल्तनत होती थी, तो दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल एम्पायर आया, फिर शेरशाह सूरी का यहाँ पर एम्पायर हम देखेंगे, सूरी एम्पायर को। लेकिन जब ये 1540 में यहाँ पर लड़ते हैं और हारते हैं तो ये बच जाते हैं, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को लेकर कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं यहाँ पर जो समरकंद के रूरल थे, सफादवी पर्शियन रूरल, उनके पास जाते हैं, शाह तहमसम के पास में, और वहाँ पर जाकर शरण ले लेते हैं। फिर ये वापस आते हैं 1555 में, क्योंकि तब तक हम देखते हैं शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी थी, और उनके जो बेटे थे सिकंदर सूरी, उनके साथ में इनकी लड़ाई होती है और ये उनको हरा देते हैं, और उसके बाद में दोबारा से ये जो गद्दी है उस पर बैठ जाते हैं। आफ्टर दैट इनकी जो खुद की बनाई हुई एक लाइब्रेरी थी, एक ही साल के बाद में उसी लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि इनकी डेथ भी हो जाती है सीढ़ियों से गिरने की वजह से। फिलहाल इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि इनकी क्या क्या बैटल हुई थी। तो बैटल्स की अगर बात करें तो हम देख पाएंगे कि कैसे मोस्टली इन्होंने 4 बैटल थी जो लड़ी थी। सबसे पहली जो इनकी बैटल थी वो हम देख पाएंगे बैटल ऑफ दादर के नाम से। तो ये बैटल ऑफ दादरा जो थी वो हुई थी यहाँ पर 1532 में, जिसमें ये अफगान्स के खिलाफ लड़े थे और गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया चुनार फोर्ट जो था उसको इन्होंने डिफेंड किया था। दूसरी बैटल हम देखते हैं जो कि थी बैटल ऑफ चौसा के नाम से। तो बैटल ऑफ चौसा जो कि बक्सर में है, वो 1539 में इसको लड़ते हैं, और ये शेरशाह सूरी के साथ में इनकी बैटल हुई थी जिसको ये हार गए थे। थर्ड बैटल फिर इनकी होती है बैटल ऑफ कन्नौज। अगेन अब ये जो बैटल होगी ये होगी शेरशाह सूरी के साथ में, और अब की बार ये हार जाएंगे हुमायूं, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपीडिशन ले लेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे। और लास्ट बैटल इनकी होती है बैटल ऑफ सरहिंद, जो कि यहाँ पर सिकंदर सूरी के साथ में हुई, और इसमें ये इनको हरा देते हैं सिकंदर सूरी को। तो ये हम देख पाते हैं इनकी इम्पोर्टेंट बैटल्स। इसके अलावा इनके और भी काफ़ी सारे यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें योगदान रहे हैं, जैसे कि इन्होंने आर्किटेक्चर में बहुत काम किया। इन्होंने दीन पन्हा जो है सिटी दिल्ली की उसको बनाया। इसके अलावा इनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने हुमायूं टॉम्ब, जो हुमायूं टॉम्ब आप दिल्ली में देख पाते हैं, उसको भी बनाया, जो कि आज के समय पर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आता है। तो इस तरीके से हमने इनके सिग्निफिकेंस को पढ़ा यहाँ पर। एनीवे अब हम बढ़ते हैं मैपिंग इन न्यूज़ के ऊपर। आज हमारी जो मैपिंग है वो है पनामा के बारे में। देखिए पनामा क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्यों हमें इसे पढ़ना है ये हम देखेंगे। फिलहाल हम देख पाते हैं कि पनामा के अंदर माइग्रेशन से लेकर बातें बोली जा रही है कि लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर में। और डिपोर्टेशन क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इलीगली पनामा में आकर वहाँ से मेक्सिको के थ्रू या फिर ऊपर जाकर यूएसए में एंट्री करना चाहते हैं। पनामा की बात करें तो हमें समझ में आता है कि पनामा जो है वो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जो कि नॉर्थ जो पनामा बे है उसके अंदर आती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से यहाँ पर जोड़ती है। इस्थुमस ऑफ पनामा भी इसको बोला जाता है। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो कोस्टा रिका ऊपर कंट्री है उससे, और साउथ अमेरिका की जो कंट्री है कोलंबिया, उससे इसकी बाउंड्री लगती है। इसकी मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ पर हम पैसिफिक ओशन के साथ में देख पाते हैं, और इधर हम यहाँ पर अटलांटिक ओशन के साथ में भी देख पाएंगे। इसके ऊपर कुछ यहाँ पर हमें आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हैती, नवासियन आइलैंड, जमाका, कैरिमन आइलैंड, क्यूबा वगैरह। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है मेक्सिको से लेकर, इसमें यहाँ पर हम ग्वातमाला को देखेंगे, होंडुरास को देखेंगे, इल साल्वाडोर इज़ अ कंट्री, यहाँ पर हम निकरागुआ को देखेंगे, एंड ये सभी कंट्री को देख पाते हैं। यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो काफ़ी हमें यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड दिखाई देता है, क्योंकि आप देख पाएंगे ना कि आसपास में दोनों तरफ में क्या है, एक तो ये ट्रॉपिकल कंट्री बन जाती है, और ऊपर ऊपर से यहाँ पर हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों तरफ में पानी बहुत है। पानी बहुत है तो जो हवा होगी उसमें भी नमी बहुत ज़्यादा होगी, नमी होगी तो यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से हमें बारिश भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ह्यूमिडिटी जो है एयर के अंदर वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं वोकेबलरी ऑफ द डे के ऊपर। पहला वर्ड हमारा है फ्लेमेबल, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो ईजिली फायर को अपने अंदर ले ले, या जिससे में ईजिली जो आग है वो लग सके, तो ज्वलनशील इसको बोला जाता है। दूसरा यहाँ
यहाँ पर शब्द होता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट शब्द का मैं बहुत बार इस्तेमाल करती हूँ और इसका क्या मतलब है आप लोगों ने सुना भी होगा। स्ट्रिंजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं सख्ती के लिए, जब हम किसी चीज़ के ऊपर टाइट हो रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, सीवियरिटी दिखा रहे हैं, हार्शनेस दिखा रहे हैं, रिजिडिटी दिखा रहे हैं, ये सब होता है स्ट्रिंजेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कैसे ये जो हेड है, कैप्टन है आर्मी के अंदर, ये कितने ज़्यादा सख्ती से यहाँ पर सोल्जर से व्यवहार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एनीवे, अब हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो रही है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ यहाँ पर बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस वेट में बैठे हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ज़्यादा अच्छी, इससे ज़्यादा बेहतर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी और करंट अफेयर को ऐसे ही आसान बनाऊँगी। एनीवे, अभी मैं चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा।